अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। बैरूनी साजिश, इम्पोर्टेड हुकूमत, न्यूट्रल्स पर तनकीद और जान को खतरे के बाद इमरान खान अब एक नया बयानिया सामने ला रहे हैं। इमरान खान का दावा है कि उन्हें टेक्निकल नॉकआउट करने की कोशिश की जा रही है और वो ये इशारा भी दे रहे हैं कि उनके खिलाफ फैसले अदलिया के बजाय कहीं और हो रहे हैं। तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमे पर सख्त तनकीद कर रही है, लेकिन खुद भी अपने मुखालिफिन के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमे बना रही है। पंजाब हुकूमत ने मुल्क के वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ दहशतगर्दी का पर्चा काट दिया है। राना सनाउल्लाह के खिलाफ गुजरात के थाना इंडस्ट्रियल एरिया में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दहशतगर्दी और कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात के तहत मुकदमा एक शहरी की मुद्दत में दर्ज किया गया है और उनके पुराने बयान पर दर्ज किया गया है। और वजीर आला पंजाब के बेटे मोनी सिलाही ने इस पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि राना सनाउल्लाह, आप हमारे वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाते हो। आपके खिलाफ पाकिस्तानी अवाम ने सच्चा मुकदमा बनाया है। गिरफ्तारी अन करीब, यानी वफाकी वजीर दाखिला को गिरफ्तार करने की बाकायदा तौर पर धमकी दी जा रही है। आज इस्लामाबाद में इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि जो भी फैसले कर रहे हैं और करवा रहे हैं उनको मुल्क का सोचना चाहिए। इमरान खान से बार बार ये सवाल होता रहा कि ये फैसले कौन करवा रहा है, मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैजिस्ट्रेट जिसने तशद्दुद होते हुए उसको वापस भेज दिया पुलिस के पास, अब इसके ऊपर अगर लीगल एक्शन मैं कह रहा हूँ लूंगा और उसके ऊपर मेरे ऊपर दहशतगर्दी का केस लग जाता है, आप खुद सोच रहे हैं कि दुनिया में ये कितना बड़ा मजाक उड़ा। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ जो भी ये फैसले कर रहे हैं और करवा रहे हैं उनको अपने मुल्क का सोचना चाहिए। खौफजदा हुए तहरीक इंसाफ की ताकत से, उस खौफ से ये टेक्निकल नॉकआउट करने के लिए, अपनी जात को बचाने के लिए ये मुल्क का मजाक उड़ रहा है। कौन फैसले कर रहा है? फैसले कौन कर रहे हैं? आप बताएंगे कौन फैसले कर रहे हैं? इमरान खान ने शहबाज गिल का रिमांड पुलिस को देने वाली एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी से मुतालिक अपने बयान का आज भी दिफा किया और कहा कि खातून जज ने तशद्दुद साबित होने के बावजूद पुलिस को रिमांड दिया। हालांकि इमरान खान के दावे के बरक्स शहबाज गिल पर तशद्दुद अब तक साबित नहीं हो सका है, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि इसकी तहकीकात रिटायर्ड जज से कराई जाएं। और पंजाब के वजीर दाखिला हाशिम डोगर ने अडियाला जेल में शहबाज गिल से मुलाकात करने के बाद खुद कहा था कि शहबाज गिल बिल्कुल ठीक ठाक है और मेडिकल कराने से तहरीरी तौर पर उन्होंने खुद इनकार किया है। इसके बावजूद इमरान खान अपने इल्ज़ाम पर कायम हैं और अपने खिलाफ तौहीन अदालत के मुकदमे को भी एक साजिश का हिस्सा करार दे रहे हैं। और एडिशनल सेशंस जज ज़ेबा चौधरी के बाद अब बराह रास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर तहरीक इंसाफ ने तनकीद शुरू कर दी है। आज फवाद चौधरी ने मेज़बान कामरान शाही से बात करते हुए कहा कि अगर मैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जगह होता तो खुद माफी मांगता। इमरान खान अपोलोजाइज नहीं करने लगे इस केस में। व्हाई शुड ही? आई बिलीव दैट सबसे पहले अगर मैं फ्रैंकली चीफ जस्टिस इस्लामाबाद होता तो आई वुड हैव टेंडर्ड अपॉलॉजी कि मैंने ओवरलुक कर दिया है ये टॉर्चर को, मुझे बिल्कुल ओवरलुक नहीं करना चाहिए था। संगीन इल्जाम है टॉर्चर का और आप कंटेम्प्ट लगती थी इस बात पे। जो कंटेम्प्ट वाली इसमें कौन सा? आप देख रहे चीफ जस्टिस को सिंगल आउट करके कह रहे हैं कि जी उन्होंने ये नहीं किया, फैसला उनका ना। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने जज को धमकी देने के केस में इमरान खान की अबूरी जमानत मंजूर कर ली और पुलिस को 1 सितंबर तक उनकी गिरफ्तारी से रोक दिया है। जबकि एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास ने दफ़ा 144 की खिलाफवर्जी के मुकदमे में 7 सितंबर तक उनकी जमानत मंजूर कर ली है। इसके बावजूद तहरीक इंसाफ अदलिया पर मजीद दबाव डाल रही है। एक तरफ इमरान खान जारहाना सियासत कर रहे हैं और दूसरी तरफ हुकूमत को अपने ही अंदर से अपोजिशन का सामना है। नून लीग लंदन और नून लीग इस्लामाबाद में इख्तलाफात की खबरें तो आ ही रही थीं, अब पाकिस्तान में मौजूद लीगी रहनुमा भी खुलकर हुकूमत के खिलाफ बोल रहे हैं और वो रहनुमा बोल रहे हैं जो नवाज शरीफ के मरियम नवाज के करीब ख्याल किए जाते हैं। आदाबी शेर अली और तलाल चौधरी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि मिफ्ता इस्माइल ज़रा दफ्तर से निकलकर गरीब आवाम में जाएं, आवाम को रिलीफ ना दिया गया, हम खुद एहतजाज में शामिल हो जाएंगे। एक गरीब आदमी रिक्शा ड्राइवर यार मोटर चलाए तो 200 यूनिट तो ऐसे खर्च हो जाते हैं, 205 यूनिट आपके इस्तेमाल होते नहीं, बिल आसमान पे चला जाता है, 20-20 हज़ार रुपया बिल। मिफ्ता इस्माइल साहब जरा दफ्तर से बाहर निकल के गरीब आवाम में जाएं, आपको समझ आए कि लोग रहते किस तरह है, लोग बिल किस तरह देते हैं, लोग खुदकुशियां कैसे कर रहे हैं। खुदारा ये मुस्लिम लीग नून का वतीरा नहीं है। आप जो भी इमरान नियाज़ी ने शराइतनामा दस्तखत किया है IMF के साथ, तो आप उसको रीनिगोशिएट भी कर सकते हैं। मादी में इसहाक डार साहब ने रीनिगोशिएट किया, बोझ नहीं डाला। मैं उम्मीद करता हूँ वजीर आजम साहब से भी, अपनी पार्टी से भी, खुदारा
ये पॉलिसियां तरक करके अवाम दोस्त पॉलिसियां बनाएं, वरना हमारा हलकों में जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इससे पहले कि हम भी अवाम के साथ खड़े हो जाएं, हम भी अवाम के साथ इन चीजों में शामिल हो जाएं, क्योंकि वो नून लीग है। अगर नून लीग ये तजाज करेगी तो हमारा फिर यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर रह जाएगा। हमारी माएं बहनें नून लीग की, फैसलाबाद की बेटियां लाइनें लगाकर यहाँ पर वापडा के ऑफिस में उनकी तजलील हो रही है। मैं वजीर खुर्रम दस्तगीर साहब को कहूंगा जाके प्लीज विजिट करें किसी सब ऑफिस में, हमें उनका ख्याल करना होगा। खुदारा नई कौम को मजबूर करे कि खाना जंगी की तरफ धकेल दिया जाए। सीनियर साथी और तज़कियाकार सुहेल वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो अभी लंदन में, जिनकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात भी हुई, तफसीली मुलाकात हुई, तो उनसे जानते हैं कि आखिर मामलात क्या हैं। वड़ाई साहब बहुत शुक्रिया मैं ज्वाइन करने के लिए। वड़ाई साहब आपकी मुलाकात भी ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब से, अब यहाँ पर इतलात है कि नवाज शरीफ साहब नाराज़ हैं। आज तो खुद आबिद शेर अली, तलाल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, अपनी हुकूमत पर चढ़ाई कर दी कि सिविल वॉर की तरफ ना लेके जाएं मुल्क को, हम भी अवाम के साथ एहतजाज करने लग जाएंगे। और मिफ्ता इस्माइल पर भी तनकीद की, खुर्रम दस्तगीर पर भी तनकीद की, शहबाज शरीफ साहब से भी मुतालबा किया कि ये पॉलिसियाँ ना कंटिन्यू करें। एग्जैक्टली क्या हो रहा है? नवाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं और ये जो हो रहा है वो नवाज शरीफ साहब की मर्जी से हो रहा है? जी, मेरा ये ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब जो इकनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उनसे कतन गैर मुतमईन है, और मिफ्ता इस्माइल साहब की कारकर्दगी उनको बिल्कुल नहीं भा रही, उनको वो नापसंद कर रहे हैं। और वो बार बार उन्होंने उस मुलाकात में कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि हुकूमत ना लें और इलेक्शन की तरफ जाएं। तो ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना ज़हन बना लिया है कि अगर कोई मुआशी पॉलिसी वो चाहते हैं तो वो इसहाक डार साहब ही मैनेज करेंगे। अगर कभी उन्होंने मैनेज करवाई तो वो मिफ्ता साहब पे एतमाद नहीं कर रहे और ना समझते हैं कि वो इकनॉमिक पॉलिसीज़ को इतना बेहतर जानते हैं। और दूसरी तरफ ये ख्याल था कि शायद नून जो है वो मुज़ाकरात पर आमादा होगी तहरीक इंसाफ के साथ, तो अभी तक नवाज़ शरीफ तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात पर आमादा नहीं है। वो समझते हैं कि इमरान ख़ान को जो उन्होंने किया है उसकी उन्हें सज़ा मिल जानी चाहिए और उसके बाद ही मुज़ाकरात होंगे, या उसके बाद ही जो पॉलिटिकल हिसाब है वो हिसाब किताब होगा। साहब अब ज़ाहिर मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि मैं तो वही करता हूँ जो कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, तो वो सिर्फ मिफ्ता इस्माइल से नाराज़ हैं या अपने भाई से भी इन मामलात पर नाराज़ हैं, क्योंकि वो गुज़िश्ता मीटिंग में उठकर चले गए थे? जी, बार बार मियाँ साहब मुझे कहते रहे कि आप जाके शहबाज साहब से मिलें और उन्हें कहें कि ये क्या पॉलिसियाँ हैं, इस पर उन्हें रिव्यू करना चाहिए, उन्हें बार बार लोगों को एक्सप्लेन करनी चाहिए पॉलिसी, आवाम के सामने खुद आना चाहिए और बताना चाहिए कि इक़्तिसादी पॉलिसियाँ क्यों ऐसी हैं, इसकी क्या वजह है, महंगाई की क्या वजह है, ये बार बार बात करनी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब खुद क्यों नहीं ये बात करते, ये उन्होंने मुझे 2-3 दफ़ा कहा। यानी कि वो इस बात से भी मुतमईन नहीं है कि बयानिया कोई अच्छा बना नहीं पा रही है नून लीग, इस बात से भी वो मुतमईन नहीं है? जी। और दूसरा मुझे ये लगता है कि मियाँ नवाज शरीफ थोड़े अरसे तक बाकायदा अदालतों पर जो उनके केसेस नहीं सुने जा रहे और उनके मामलात जो लटके हुए हैं, इस हवाले से भी कोई बहुत बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। कोई ख़त लिखेंगे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को, या इस तरह की कोई कार्रवाई करेंगे जिसमें वो ये कहेंगे कि दूसरों के लिए तो अदालतें रातों को खुल जाती हैं, तो मेरे लिए इतने महीनों से आप मेरी अर्ज़दाश्त भी नहीं सुन रहे। तो मेरा ख्याल है ये भी वो जल्दी इकदाम बनाने वाले हैं और यही उनका बयानिया होगा कि अदालतों ने मुझसे इंसाफ नहीं किया और जो भी मेरे साथ हुआ है वो अदालतों ने किया है। तो अब शायद वो पहले जो एस्टेब्लिशमेंट और अदालतें दोनों को मिला के जो बयानिया बनाया करते थे, ऐसा लगता है कि अब उनका अगला बयानिया जो है वो अदलिया के ख़िलाफ़ होगा और अदलिया के चंद जजों के ख़िलाफ़ जिन्होंने उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले दिए हुए हैं या उनके ख़िलाफ़ अपील नहीं सुन रहे। मतलब मगर रिलीफ लेने के लिए, अपील के लिए उन्हें खुद वापस भी आना पड़ेगा, उसके लिए वो सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं वापस आने का? जो सोच वहाँ परवान चढ़ रही है वो ये है कि मोहम्मद अली जिन्ना की तरह जेल जाए बग़ैर मुकदमात का सामना किया जाए, और जेल जाना कोई अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है। अब वो समझते हैं कि जेल जाए बग़ैर पहले केसेस को परसू किया जाए और उसके बाद जब जेल का मामला ख़त्म हो जाए तब वापस आया जाए। अच्छा, मगर साथ में ये जो इमरान खान के साथ यहाँ पर हो रहा है, इससे वो मुतमईन है? क्योंकि ज़ाहिर है खुद नवाज शरीफ साहब का बयानिया था कि मैं विक्टिम हूँ, तो अब इमरान खान साहब का बयानिया है और इमरान खान साहब ज़ाहिर पॉपुलर हो रहे हैं सारे के सारे मामले में।
वो ये समझते हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो इस्टेब्लिशमेंट हो रही है ये ख़ुद इमरान खान का किया धरा है, और वो अपने ही किए की जो अपना किया धरा है, जो वो फसल बोई थी उन्होंने वो काट रहे हैं। वो ख़ासकर जो शहबाज गिल साहब का जो रोना है उसमें भी उन्होंने ये कहा कि देखें ये किस तरह जुल्म किया करते थे और आप देखें इनका अपना क्या हाल हो गया। यानी कि इमरान खान साहब क्योंकि खुद कह रहे हैं कि उन्हें टेक्निकल नॉकआउट किया जा सकता है, नवाज शरीफ साहब ये जो भी मामलात हो रहे हैं उससे मुतमईन है वो कि जो भी उनके ऊपर पर्चे हो जिस तरीके से इमरान खान साहब के साथ वो समझते हैं कि ये चक्की का जो पलड़ा है अब इमरान खान की तरफ जा रहा है और वो इस पर मुतमईन है, बजाय इसके कि वो ये समझते हैं कि जो शहबाज शरीफ की हुकूमत तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, लेकिन वो इमरान खान से भी कोई रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि उसे सबसे बड़ा अपना राइवल समझते हैं। बल्कि वो समझते हैं कि वो फाशिस्ट है और वो इतना बड़ा फाशिस्ट है कि पहले उससे निपटना चाहिए, फिर बाद में डेमोक्रेसी के मामलात देख लेंगे। सब मगर क्या फ्रस्ट्रेशन भी है नवाज शरीफ में कि हुकूमत भी हमारी आ गई, वोट भी मैं लेता हूँ, जलसे भी मेरी बेटी करती है, मगर ना मेरी बेटी कहीं को कोई रिलीफ मिला है ना मैं वापस आ सका हूँ। तो क्या ये फ्रस्ट्रेशन भी है उनमें कि हमजा तो वज़ीर आला बन गए थे अब नहीं रहे और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए और हमारा क्या हुआ? मेरा यह ख्याल है कि वो डेफिनेटली उनके अंदर ये दर्द और ये तड़प मौजूद है कि उनके साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है और उनकी कोई सुनवाई भी नहीं हो रही और हुकूमत भी उनकी अपनी है और अदलिया जो है वो उनके केसेस नहीं सुन रही और उसकी बजाय जो है हुकूमत तो चल रही है लेकिन उनके मामलात जूं के तूं हैं। और उन्हें लग रहा है कि अगला इलेक्शन मुश्किल हो जाएगा इस हुकूमत के साथ और जिस तरीके से कारकर्दगी जा रही है और जो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी बना लेंगे। वो समझते हैं कि अगर वो वापस आ गए तो वो बयानियां बना लेंगे और इमरान को मुकाबला कर लेंगे, मगर वापसी की कोई डेट नहीं है उनके माइंड में। वापसी की डेट मुझे नहीं लगा कि कोई जल्दी नियर फ्यूचर में उनके ज़हन में है। और क्या जो मरियम नवाज का रोल है, क्योंकि ज़ाहिर है बाई इलेक्शंस में वो अचानक सामने आई और फिर वो खामोश हो जाती हैं, फिर उन्होंने ट्वीट भी किया जो कि नवाज शरीफ साहब की तर्जुमानी कर रही थी, उस पर भी उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उनके करीबी लोगों को भी सही तरीके से हुकूमत में एडजस्ट नहीं किया गया, क्या इस पर भी उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं? मरियम से वो बहुत मुतमिन है। मरियम की बल्कि उसी दिन के किसी ने हमारे एक एंकर ने उनके कोई बैग उनके पास पकड़ा हुआ था, उस पर कोई ट्वीट किया था और उस पर कुछ किया था, तो वो डिफेंड कर रहे थे, कह रहे थे कि ये वफ़द मैंने ही मिलने को भेजा है और मरियम जो है उसको जो मैं कहता हूँ वो करती है। मरियम अपने वालिद से मुकम्मल मशवरा कर रही हैं, मुकम्मल वो और वालिद एक ही पेज पर हैं, लेकिन ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब और उनकी गवर्नमेंट जो है वो मुख्तलिफ पेज पर है। मुझे याद है बड़ाई साहब आपने 2018 के इलेक्शन के बारे में भी ये कहा था कि जो कन्फ्यूजन गई कि इनके वोटर सपोर्टर में कि एक तरफ शहबाज शरीफ का मुफाहमती बयानिया, एक तरफ नवाज शरीफ का मुज़ाहमती बयानिया, उस कन्फ्यूजन ने भी बड़ा किरदार अदा किया नून लीग को 2018 में हरवाने में। ये कन्फ्यूजन ही जाएगी कि एक भाई हुकूमत कर रहा है, दूसरा भाई उस पर तनकीद कर रहा है, या कोई नवाज शरीफ साहब इससे कुछ गेन कर पाएंगे पॉलिटिकली? मेरा ये ख्याल है कि वो समझ रहे हैं कि इसी मुफाहमाना बयानिए को, जैसे मैंने अर्ज़ किया पहले, कि वो अदलिया के ख़िलाफ़ जो है अपना बयानिया बनाएंगे और वो कहेंगे कि सारा किया धाया अदलिया का था, जिसने मुझे भी आउट किया, सारी सियासत को गदला किया और अब मुझे वो रिलीफ भी नहीं दे रही। तो मेरा ख्याल है इस बयानिए पर वो सियासत करना चाहेंगे, देखें इस पर कामयाब होते हैं या नहीं। और नवंबर के बारे में कुछ क्लैरिटी है उन्हें कि वो क्या चाहते हैं? मुझे इसके बारे में कोई उनसे बात नहीं हो सकी, ना ही मैंने उनसे पूछा, ना उन्होंने बताया, लेकिन ऐसे लगता है कि जैसे मेरा अंदाज़ा ये है कि वो जो इस्टेब्लिशमेंट ख़िलाफ़ हो रही है इमरान खान से, इससे काफ़ी वो मुतमिन लगते हैं कि ऐसा लगता है कि वो समझते हैं कि यही इमरान खान का अंजाम होगा कि वो इस्टेब्लिशमेंट से लड़ें और इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपनी ताकत दिखाकर उसी में सरफ हो जाए, बजाय इसके कि नवाज शरीफ को उसके लिए लड़ने की ज़रूरत पेश आए। अब बड़ाई साहब आपका अपना तजर्बा और उसकी बुनियाद पर तज्ज़िया क्या कहता है पाकिस्तान की सियासत को देखते हुए? आपको लग रहा है वाकई इमरान खान साहब इस वक्त ख़तरे में हैं? जी ख़तरे में हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी इस स्टेज पर हैं कि वो चाहें तो उन्हें भी हर अच्छे लीडर की तरह, हर दुनिया के टॉप कामयाब लीडर की तरह उन्हें मफाहमत और मज़ामत के बयानिए का
कम्बिनेशन करना चाहिए। उन्हें चाहिए कि मज़ाहमत कर ली, अब मुफाहमत की तरफ आएँ। अगर उन्होंने मज़ाहमत ही जारी रखी तो ये ना हो कि वो इक़्तिदार की जो ट्रेन है वो मिस कर दें, और इसकी बजाय वो मुफाहमत का जो बयानिया है वो भी सामने लाएं, और साथ साथ मुज़ाकरात भी करें, साथ साथ मुफाहमत भी करें, साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी डायलॉग करें। सिर्फ मज़ाहमत जो है वो इंसान को कभी भी कामयाब नहीं करवाती, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, दोनों बयानियों का, जो कामयाबी दिलाती है। मगर खान साहब को कॉन्फिडेंस है कि वो बहुत ज़्यादा इस वक्त पॉपुलर हैं। हामिद मीर साहब से मुलाकात में भी उन्होंने कहा कि मैं, अगर मेरे साथ ये किया गया तो मैं नवाज शरीफ नहीं हूँ जो उसके साथ हो गया था। तो आपको लगता है कि इस वक्त उनकी पॉपुलैरिटी वो है और उनकी अपील वो है कि वो तसादुम कर सकते हैं इस्टेब्लिशमेंट से अगर चाहें? ज़ाहिर है तसादम तो कर सकते हैं, और मेरा ख्याल है कि इमरान से, नवाज़ शरीफ से ज़्यादा वो शोर मचाएंगे, उनसे ज़्यादा मज़ामत करेंगे। लेकिन इमरान खान की जो रैंक एंड फाइल है वो मज़ामत के लिए ट्रेंड नहीं है। ना उन्होंने जेलें देखी हैं, ना उन्होंने कभी इस तरह के मुश्किल हालात देखे हैं। वो तो पुलिस का लाठीचार्ज मुकाबला नहीं कर सकते, आंसू गैस का मुकाबला नहीं कर सकते, लोग रोने लग पड़ते हैं। अभी जो दोनों लोग पकड़े गए, दोनों रोने लग पड़े। तो पाकिस्तान की सियासत की रवायत तो ये नहीं है, सियासी कारकुन बड़ी हौसले से मुकाबला करते हैं। तो इमरान अपने जो पॉलिटिकल रैंक एंड फाइल है उसको देख के फ़ैसला करें। वो एक हजूम तो है, वो एक बहुत बड़ा क्राउड तो है, लेकिन वो उस तरह का ऑर्गेनाइज्ड क्राउड नहीं है कि जो एस्टेब्लिशमेंट का या पुलिस का मुकाबला कर सकेगा। तो बड़े साहब, अभी तक क्या वजह हो कि उनके पास चीफ मिनिस्टर हैं परवेज़ इलाही साहब, उनके पास शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, परवेज़ खटक हैं, वो लोग हैं जो कि मामलात बेहतर कर सकते हैं। अगर मामलात बेहतर नहीं हो रहे हैं तो इसलिए कि दूसरी साइड नहीं चाह रही है, या फिर खान साहब इस वक्त नहीं चाह रहे हैं इसलिए बेहतर नहीं हो रहे हैं? मेरा ख्याल है फ़िलहाल खान साहब की तरफ से देर है। ये एस्टेब्लिशमेंट तो ज़ाहिर है हर वक्त दरवाज़े खुले ही रखती है, वो क्यों दरवाज़े बंद करेंगे? वो उन्हें तो फ़ायदा है मुज़ाकरात करने में। तो मेरा ख्याल है खान साहब जो हैं वो कुछ अपनी शराइत पर चाहते हैं, जो शराइत नहीं मानी जा रही। अर्ली इलेक्शन, मसलन अर्ली इलेक्शन पर कोई तैयार नहीं है, वो चाहते हैं अगले साल ही इलेक्शन हो। तो इसी तरह खान साहब ये चाहते हैं कि जो आर्मी चीफ़ के ऊपर अंडरस्टैंडिंग की जाए, वो चाहते हैं सीनियर मोस्ट हो या कोई आपस में अंडरस्टैंडिंग करके फ़ैसला किया जाए। लेकिन ज़ाहिर है शहबाज शरीफ या उनकी हुकूमत चाहेगी कि वो ये फ़ैसला ख़ुद करें। तो ये मामलात हैं जो पेंडिंग हैं, ये जिन पर फ़ैसला होता हुआ नज़र नहीं आता, और इसीलिए मामलात आगे को जाते नज़र आते हैं। बहुत शुक्रिया सीना साहब से लड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, प्रोग्राम में शामिल होगा। पाकिस्तान में रिकॉर्ड बारिशों की वजह से सैलाबी रेलों ने चारों सूबों में तबाही मचा दी है। हज़ारों एकड़ पर फैली चावल, कपास, खजूर, मकई और केले की फसलों का नामो निशान तक मिट गया है। माल मवेशियों का नुकसान तो अपनी जगह आए रोज़। इंसानी अमवात की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। 3 करोड़ लोग मुतासिर हो चुके हैं, 903 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं। मुख्तलिफ सूबों का एक दूसरे से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। तालीमी इदारे बंद हैं, अस्पतालों में पानी भर गया है, जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। वफाकी हुकूमत ने सैलाबी सूरत हाल को कौमी एमरजेंसी करार दे दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब की सूरत हाल के पेश नज़र लंदन का दौरा मनसूख किया, और इस वक्त सूरत हाल ये है कि NDMA के एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक अब तक तकरीबन 5 लाख घरों को नुकसान पहुँच चुका है। 3000 से ज़ायद किलोमीटर की शाहराहें मुतासिर हो चुकी हैं, 130 पुल टूट चुके हैं, 109 दुकानों को नुकसान पहुँच चुका है, 7 लाख से ज़ायद मवेशी मुतासिर हो चुके हैं, जिसमें से 5 लाख सिर्फ बलूचिस्तान में मुतासिर हुए हैं। मगर सूरत हाल इससे भी ज़्यादा भयानक हो सकती है। मज़ीद बारिशों और सैलाबी रेलों की पेशगोई की जा रही है, मज़ीद नुकसान का खदशा जाहिर किया जा रहा है, मगर अब तक पहले से बदहाल मुतासिरीन को रिलीफ नहीं मिल सका है। कई इलाकों तक इंतजामिया पहुँच ही नहीं सकी है। हज़ारों लोग अपने ख़ानदानों के साथ सड़कों पर हैं। ग़िज़ाई किल्लत का सामना है। हुकूमत के पास मतलूबा तादाद में खैमे मौजूद नहीं हैं, और जो हैं उनसे मुतालिक भी शिकायत आ रही हैं। इस वक्त मुख्तलिफ सूबों की क्या सूरत हाल है, हमने चारों सूबों के वज़ीर आला को प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने कोई जवाब नहीं दिया, जबकि बलूचिस्तान के वज़ीर आला ने प्रोग्राम में शिरकत की हामी भरी। बाद में मसरूफियात का कहकर प्रोग्राम में शिरकत करने से मादरत की। मगर हमारे साथ मौजूद थे सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब। शाह साहब बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। शाह साहब, ज़ाहिर है जो अदाद शुमार हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। आप खुद भी कह चुके हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी में इतने बुरे हालात नहीं देखे हैं। 2010 से भी बुरी सूरत हाल है, ज़लज़ले से भी बुरी सूरत हाल है, लोग ये भी बता रहे हैं, जो कि 2005 का आया था। मगर जितनी बुरी सूरत हाल है, 90% फसलें तबाह, ये सारे मामला, अभी तो रिलीफ और जो रेस्क्यू है उसका मामला है, उसमें ही अवाम के बुरा हालात हैं। ये रिहेबिलिटेशन कैसे होगी, कैसे ये मामला ठीक होंगे? वफाकी और सूबाई हुकूमतें क्या मिलकर बात कर रही हैं? आज भी अगर कोई मीटिंग हुई हो तो बताइए।
शाजिद साहब, एक तो शुक्रिया मुझे लेने का प्रोग्राम में। मैं रिहेबिलिटेशन के बारे में सच्ची बताऊं इस वक्त इतना परेशान नहीं हूँ। रेस्क्यू और रिलीफ जो आपने कहा, एज वी स्पीक जो कंबर शदाद कोट जिला और दादू जिला वो शदीद एक डेंजरस सिचुएशन में, इसलिए कि एफपी बंद पे शायद ब्रीच पड़ जाए। उसके बाद मंशर की पोजीशन ये है कि कल मैं उधर से आया था, 119 पे लेवल है मंशर का इस वक्त। बरसातों की वजह से हम ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद 2 दिन बरसातें नहीं होंगी, तो जो हमारी बरसाती नाले हैं वो मंशर में नहीं आएंगे, और पानी इस वक्त दरिया का भी हाई फ्लड में चल रहा है, तो मंशर से पानी दरिया पे निकलता नहीं है। लेकिन वो सिचुएशन भी जो बरसाती नाले बह के आ गए और उधर जो हवा चल रही है बहुत खराब सिचुएशन है, और उसकी वजह से सेवन तहसील को बहुत ज्यादा खतरा है। तो ये तो सिर्फ राइट बैंक की बात बता रहा हूँ मैं। लाड़काना में आज 200 मिलीमीटर के करीब बारिश हुई है कल रात 1 बजे से अभी तक। कंबर में 390 मिलीमीटर मुझे बता रहे हैं बारिश हुई है आज। कल मैं आया था बाय रोड सखर से कराची, तो जो हमारा नेशनल हाईवे था वो तो बंद था, इंडस हाईवे से आया था, और आज मुझे तस्वीर वो वीडियोस भेजी गई हैं। जाम खान शोरो साहब हमारे वजीर जा रहे थे, तो सड़क मेन इंडस हाईवे के ऊपर तकरीबन 2-2 फीट पानी है इस वक्त, और वो मैंने रास्ता बंद करा दिया कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मिसहैप ना हो जाए। तो सिचुएशन बहुत ज्यादा इस वक्त तो रेस्क्यू की सिचुएशन में हम हैं, और रिलीफ ताकि लोगों को हम छत दे सकें, टेंट्स की सूरत में हम उनको खाना मुहैया कर सकें, पीने का पानी मुहैया कर सकें। इस शदीद जो मुश्किल में हम घिरे हुए हैं इस वक्त। शाह साहब, हमने जब अपने नुमाइंदों से भी बात की, और सिर्फ सिंध में ही नहीं, बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, पंजाब हो, वहाँ पे अवाम ये शिकायत कर रहे हैं कि हमें खाने में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, खाना सही तरीके से हमें नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसकी वजह से ज़ाहिर बीमारियों की भी लोगों को मसाइल हो रहे हैं। क्या वजह है कि जो एक टेंट का मसला है वो भी लोगों का मसला है, मगर उन्हें ना खाना मिल रहा है, जिसकी वजह से बहुत बुरे हालात में वो रह रहे हैं? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, टेंट का मसला, खाने का मसला भी बहुत शदीद है ऑब्वियसली, और पीने के पानी का। इस वक्त लोग कह रहे हैं सबसे पहले हमें कुछ छत दो ताकि हम बाल बच्चों के साथ जो रोड पे बैठे, घर कच्चे घर, हमारा जो 2017 का सेंसस है उसमें 3 मिलियन कच्चे घर थे। मैं इस वक्त बहुत कंजर्वेटिव भी कहूँ तो मैं कहूँगा 2 से 2.5 मिलियन घर मुनम्मित हो चुके हैं कम्प्लीटली। लोगों के घर पे सरों पे छत नहीं है, वो टेंट्स मांग रहे हैं। इशू ये है, हमारे पास पीडीएमए में जब ये सीजन शुरू हुआ था तो 86,000 टेंट्स थे, 86,000। 15-16 अगस्त तक हम कंफर्टेबल थे कि जो पहला स्पेल जुलाई का आया था, अगस्त के भी 12, 13, 14 अगस्त तक जो स्पेल आया था, और हम कंफर्टेबल थे। उसके बाद हमें पता था कि 16 का एक और स्पेल आना है, लेकिन इस शिद्दत का स्पेल आना, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ना महकमे मौसमियात को पता था ना हमें पता था। पटीदन एक आप जानते भी हैं नौशेर फिरोज का छोटा सा शहर है, उसमें वेदर स्टेशन है मेट डिपार्टमेंट का। 355 मिलीमीटर एक दिन बारिश हुई है, उसके अगले दिन 240 मिलीमीटर बारिश हुई है, और 5 दिन में 1000 मिलीमीटर बारिश हुई है पटीदन में। तो ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी इतना बड़ा फ्लड आएगा। सिंध में जो मेट ने हमें दिया है एस्टिमेट कि एवरेज बारिश सिंध के अंदर हुई है 1007 मिलीमीटर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस वाज टिल यस्टरडे। और सिंध का अगर पूरा एरिया निकालें तो ये तकरीबन 1380 मिलियन एकड़ फीट बनता है, यानी 240 के करीब तरबेला डैम का पानी सिंध की धरती पे। ज़ाहिर बारिशें अनप्रेसिडेंटेड हैं, बहुत ज़्यादा हैं। एक तो वो एरियाज़ हैं जहाँ पे ज़ाहिर फ्लड्स आए हैं, लोगों के पास घर नहीं हैं, टेंट्स नहीं हैं, मगर कुछ एरियाज़ जब हैदराबाद से, टंडोलयार से, मुख्तलिफ इलाकों से हमने पूछा तो लोग इस बात पर परेशान हैं कि पानी भरा हुआ है और उसको निकाला नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी बिल्कुल जैम होकर रह गई है। लाइट भी नहीं है, वो मोटर नहीं चल पाती है, तो घरों में पानी नहीं है और बाहर पानी भरा हुआ है। ये भी शिकायत है लोगों की, पानी निकाला ही नहीं जा रहा है। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, पानी कहाँ निकालेंगे शाजिद, आगे भी पानी है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो टाउन्स हैं हम उनको जितना जल्दी पानी उधर से निकाल सकें। अभी जो मैं आपको जिक्र कर रहा था राइट बैंक पे, मैंने अभी कहा है कि जो हमारे शहर हैं खैरपुर, नाथन शाह, मेहर, दादू, आगे बान सईदाबाद, सेमन,
इन सब के गिर्द बचाव बंद बनाए जाए ताकि शहरों के अंदर पानी ना आए। वो बहुत मिजरेबल कंडीशन हो जाती है लोगों की। गांव वाले तो बेचारे मतलब वो उनकी फसलें तबाह है, उनके माल मवेशी के साथ वो रोड पे हैं। तो ये आपकी बिल्कुल दुरुस्त बात है कि तकलीफ में लोग हैं। 2010 के अंदर जब सिर्फ 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स में सैलाब आया था सिंध के, बाकी ऊपर नॉर्थ में पंजाब के अंदर बिल्कुल आया था, तो इंटरनेशनल मीडिया बहुत ज्यादा एक्टिव था, लोकल मीडिया बहुत ज्यादा एक्टिव। आप क्रिटिसाइज करें, आप कहें सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं दिया, लेकिन जाएं लोग ग्राउंड पे जाएं, मीडिया वाले, इंटरनेशनल मीडिया को मैं आपके थ्रू अपील करता हूँ। उसकी वजह ये है कि उससे एक अवेयरनेस आ रही है। इस वक्त लोग समझ रहे हैं कि शायद पाकिस्तान के मसाइल कुछ और ही हैं। मैं नहीं जाना चाहता कि सियासी बात पे कि वो मसाइल नहीं, पाकिस्तान में इस वक्त ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आया हुआ है। तो अगर मीडिया हमारे साथ देगी, जो मुझे पूरा यकीन है कि देगी, तो हम वो अवेयरनेस पैदा करें इंटरनेशनल में। सर ये ज़ाहिर है आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो इस पर वफाकी हुकूमत की भी आपसे बात हुई, बिकॉज आप तो फाइनेंस को भी अच्छी तरह समझते हैं। जब हमारी फसलें तबाह हो गई, उसमें भी अगर कपास तबाह हो गई है तो टेक्सटाइल के लिए उसकी अलग रिपरकशंस होंगी। फिर खुराक का बहरान, हमारा आपको पता है कि ट्रेड के हमारे क्या मसाइल हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है, कराची में सड़कें तबाह हो गई हैं। ये एग्जैक्टली पाकिस्तान निकलेगा कैसे इस सूरत हाल से? वफाकी हुकूमत, चारों सूबे कुछ बैठ के बात कर रहे हैं, होगा क्या ये? जी, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी तकरीबन 3 घंटे की मीटिंग ही अभी खत्म हुई है, बिल्कुल थोड़ी देर पहले, और ये सारी चीजें डिस्कस हुई हैं। लेकिन उनका भी ये ख्याल था और मैंने भी ये कहा और बाकी लोगों ने भी कहा, यस, हम इधर से निकलेंगे कैसे? इस वक्त बहुत ग्रे सूरत हाल है, हमारे अपने फाइनेंशियल पोजीशन वीक है, लेकिन उससे ज्यादा हम जो इस वक्त बैठे हैं, सबसे ज्यादा लोगों की जिंदगियां इस वक्त, जो आपने बात बताई कि भूख, लोगों के सर पे छत नहीं है, फिर बीमारी अल्लाह ना करे जो एक्सपेक्टेड होती है इस किस्म के क्राइसिस और इस किस्म के डिजास्टर के बाद, हमने उस पर फोकस करना है। इंशाल्लाह ताला जिंदगियां रहेंगी तो ये सड़कें भी बना लेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करेंगे। मैं जब कोविड के अंदर ये क्राइसिस आया था, मेरी वफाक के साथ यही झगड़ा रहता था कि पहले जान बचाएं और फिर जहान की बात करें। उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट का ये ख्याल था कि जी नहीं, लोगों को मजदूर कहाँ जाएंगे, दिहाड़ीदार, वो बहुत बड़ा क्राइसिस था। लेकिन उसमें जो हमने स्टेप्स लिए थे कि जी 25-30 दिन पूरा हमने स्टैंड स्टिल पे कर दिया था पूरा मुल्क, उसकी वजह से हम अल्लाह ताला का शुक्र हो कि उससे काफी बेहतर निकले। इस वक्त फोकस करें लोगों को उस तकलीफ से निकालने के लिए, उनकी जिंदगियां बचाने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए, और आगे हम सब ने मिलकर मेहनत करनी है। और इस वक्त मैं आपके तवज्जो से कोई अच्छा प्लान बना है कि लोगों को रिलीफ और रेस्क्यू कैसे बेहतर अंदाज में किया जाए? ये प्लान बना आज जब मीटिंग हुई? जी बिल्कुल बना। आई विल लेट द फेडरल गवर्नमेंट टॉक अबाउट इट। मैंने वो मीटिंग, इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग चेयर की थी, तो मैं वही उसके बारे में बताएंगे डिटेल में। मैं नहीं करना चाहता, लेकिन ये बिल्कुल प्रोग्राम भी बना है, प्लान भी बना है। इंटरनेशनल हेल्प के लिए बात की गई है। हम टेंट्स जो सब मैन्युफैक्चरर्स हैं पूरे मुल्क में, सबसे कांटेक्ट में है। लेकिन जिस तादाद में मैंने अपनी सिम के लिए रखा है कि जी हमें 10 लाख टेंट चाहिए इमीडिएटली। और आपको पता है ये फर्स्ट फेज है। फिर जब पानी सूखेगा, लोग अपने घरों की तरफ जाएंगे, फिर उनको एक तंबू देना पड़ेगा कि वो जाके जहाँ पे उनका घर था उधर कम से कम टेंट लगा के छपरा लगा सके, और फिर हमने आगे उनके घर की कंस्ट्रक्शन और ये बात होगी। लेकिन हमारी जो टोटल कैपेसिटी है मुल्क की, वो इससे एक फ्रैक्शन भी नहीं है इसका। इसलिए मैंने कहा है कि आप दोस्त ममालिक हैं, उनसे मैंने पर्सनली बात की है कुछ मुल्कों के डिप्लोमेट से कि हम पैसों पे भी टेंट खरीदना चाहते हैं। हम अपने डेवलपमेंट के फंड सारे मंजूमित करके हम इस तरफ डाइवर्ट करेंगे ताकि हम लोगों को छत दे सकें, और बाकी राशंस वगैरह यूटिलिटी स्टोर से बात हुई है ताकि वो राशंस मुहैया करें। जो बड़े यहाँ सप्लायर्स हैं राशन के प्राइवेट सेक्टर में, आज उनसे भी हमारी बात हुई है। हमने उनसे सिर्फ एक चीज कही है कि जी हमें यूटिलिटी स्टोर्स जो रेट देती है, आप हमें उसी रेट पे राशन दें, इसलिए कि कल को हमारे अफसरान ये नहीं कि नैब के सामने खड़े होंगे, जी उन्होंने तो आपको 4000 रुपए का बैग दिया था, या आपने 5000 का क्यों लिया। इन चक्करों में पड़े रहे। ये सारे हमने पास्ट में देखी है अनफॉर्चुनेटली। इवन कोविड के अंदर जो हमारा फंड था, जो हमने प्राइवेट सेक्टर के साथ मिल की, जिसमें ईडी साहब, जिसमें हमारे जो पेशेंट एड फाउंडेशन के छापरा साहब को हमने रखा था, उस पर भी नैब ने इंक्वायरियां की थी। तो ये चीजें पास्ट में हमने देख चुकी, लेकिन आई डोंट केयर
कि वो क्या करते हैं। मैं बहुत ही मुद्दबाना गुजारिश करता हूं कि इस वक्त जो क्राइसिस है, प्लीज, आज भी कुछ बातें लोग कर रहे थे कि जी गलत लोगों को भी पैसे मिल रहे हैं जो 25,000 BISP दे रही है। भाई अगर 100 में से 1-2 गलत लोगों को मिल गए तो खैर है, अब बाकी 98 के पैसे ना रोकें इस चक्कर में कि जी हमारा सिस्टम अभी फाइनल नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें, और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने बड़ा सपोर्ट किया इस चीज में हमें, तो ये सारी चीजें हमने देखनी। और मैं फिर से कहूंगा मुद्दबाना गुजारिश कि मीडिया जो है इसमें हमें मेहरबानी करके जितनी सपोर्ट कर सकती है ना, आई एम श्योर आप करेंगे। आप लोगों ने पहले भी यू विजिट टू दिस ओकेजन, और अभी भी मुझे उम्मीद है कि मीडिया राइज करेगा इस ओकेजन पे, और बाकी जो मसले हैं उनको खत्म करेगा। बहुत शुक्रिया वज़ीर आज़म मुराद अली शाह साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। सूरत हाल कितनी खराब है और दिन ब दिन कितनी खराब हो रही है आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। हर गुजरते दिन के साथ सैलाब ज़दगान की सूरत हाल ख़राब हो रही है। मज़ीद इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। आपको पूरे मुल्क की सूरत हाल दिखाएंगे। पहले सक्कर, हैदराबाद और मटियारी से तफसीलात देखिए यासिर फारूकी, अली नईम और अब्दुल रज़ाक में उनके जरिए। 200 से ज़ायद जो गांव हैं वो मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ गए। 600 से ज़ायद कच्चे मकानात और पक्के मकानात गिर गए हैं और सैकड़ों ऐसे घर हैं जिसमें पानी दाखिल हो गया है। इस वक्त 20,000 से ज़ायद लोग जो है नकल मकानी करके कौमी शाहराह पर खीमा बस्तियां कायम करके खुले आसमान तले बैठ गए हैं। ज़िला इंतज़ामिया ताहाल उनकी इमदाद नहीं कर रही है, जिसके बायस उनके पास ना खाने पीने की अशिया हैं और ग़िज़ाई किल्लत पैदा हो गई है। जो खुले आसमान तले बारिश के मौसम में बच्चे बैठे हुए हैं, उनको मच्छर काट रहे हैं और उनमें मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही है। मैं आपको बताऊं कि सिंध को मुआशी तौर पर सपोर्ट करने वाली ज़राअत भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। कपास, प्याज, चावल समेत मुख्तलिफ जो सब्जियां काश्त की गई थी वो 90% तबाह हो गई है। फसलों में पानी जमा हो गया है। सक्खर में जो कई इलाके पानी में डूबे हुए थे, हजारों घर पानी में डूबे हुए थे, वहाँ पे महसूर खानदानों को ग़िज़ाई किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। ताहम NGOs और मुखैर अफराद की जानिब से उनकी मदद शुरू कर दी गई है, जो कश्तियों पे पहुंचकर उन्हें खाना फराम करने की कोशिश कर रहे हैं। इंतज़ामिया की जानिब से जो आर्जी रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं, वहाँ अब भी सहूलियात का फुकदान है। एक वक्त का खाना फराम किया जाता है, वो भी रात देर गए। जबकि जो दही इलाके हैं वहाँ पे हज़ारों की तादाद में जो ख़ानदान अपने घर, अपने आशियाने खो चुके हैं, वो अब भी खुले आसमान तले बेयारो मददगार ऐसे ही अपने गाँव में बैठे हुए हैं। ना तो उन्हें वहाँ पे टेंट की सहूलत फराम हो सकी है, ना ही वहाँ पे खाने पीने की अशिया पहुँचाई जा सकी हैं। सक्खर डिवीजन में लाखों एकड़ पर खजूर की फसल, कपास की फसल मुतासिर हुई है। हैदराबाद में 150 मिलीमीटर बारिश के बाद शहर के नशेबी इलाकों के अंदर बरसाती पानी जमा है। तालका लतीफ़ाबाद हो, सिटी हो, कासमाबाद हो या तालका देही हो, सब जगह इस वक्त पानी है। लोग कारोबार भी नहीं कर सकते हैं और ना ही अपने घरों में रह सकते। दुकानें बंद हैं, परचून की दुकानें हों। यही वजह है कि यहाँ पर लोग सौदा सलफ नहीं खरीद सकते हैं। इसी तरह पंजाब के इलाके राजनपुर और डेरा गाजी खान में के हालात मजीद ख़राब हो रहे हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे इलियास रज़ा और सलीम बुज़दार ने तफसीलात बताई। राजनपुर में सैलाब में रोज़ बरोज़ हालात ख़राब होते जा रहे हैं। एक तो मुसलसल बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से नदी नालों में तुगयानी बरकरार है। मैं एक बस्ती जकीर गबोल में मौजूद हूँ। मैं आपको उसके हालात दिखाता हूँ कि इनके हर तरफ देखें ये पानी है। ये एक बहुत बड़ी बस्ती थी, अब ये मुकम्मल डूब चुकी है। इनकी फसलात भी डूब चुकी है, इनके घर भी डूब चुके हैं। अंदर हम जाके देखते हैं इनके किस तरह के हालात है। सारा कोई नहीं है, सारे नाल ना कोई हुकूमत दाता होने, ना सारा कोई आवाम दाता होने, ना खान सरदार वोटे वास्ते ऐसा बनने। यहाँ पर अभी तक कोई भी इंतजामिया हुकूमत की तरफ से कोई इमदादी कार्रवाइयाँ नहीं की जा रही। सैलाब मुतासिरीन कहते हैं अगर हम कुछ पकाएं भी सही, हमारे पास लकड़ी तक गीली हो गई है, पकाने के लिए लकड़ी तक भी नहीं है। जिला डेरा गाजी खान गुज़श्ता 20 दिन से सैलाबी सूरत हाल से दो चार है। डेरा गाजी खान की तहसील तौसा सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। ये पूरे ज़िले का मगरबी पट्टी कोई सुलेमान से आने वाले सैलाबों से मुतासर हो चुका है। जो फसलें हैं, मकई, कपास, चावल और दीगर फसलों जो मौसमी फसलें होती हैं, वो मुकम्मल तौर पर ज़ेर आब आकर तबाह हो चुका है। कबायली इलाका 10 दिन से ज़मीनी रास्ता उसका बंद है। वहाँ पर 2 लाख से ज़ायद के लोगों की आबादी है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के इलाके डेरा इस्माइल खान और सवात में सैलाबी लहरों ने मजीद तबाही मचा दी है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जरगुन शाह और महमूद अली ने तफसीलात बताई। DI खान की तहसील कोलाची के इस इलाके अठाला को आप देख सकते हैं कि इस तरफ जो है ये मेन रोड है जो टांग को जाता है और यहाँ से ये एक छोटा सा रोड अंदर को आता है। ये कच्चा रोड है और इस वक्त इस पूरे गांव को अगर आप देखें तो तकरीबन 1500-1600
इस गांव में घर हैं जो कि ज़्यादातर कच्चे हैं और वो तकरीबन सारे घर जो हैं उनकी दीवारें गिर चुकी हैं, पूरे घर गिर चुके हैं। इस गांव में अठाला के इस मेन गांव में कोई घर भी सलामत नहीं है। शाहजेब साहब, सबसे ज़्यादा नुकसान इस सैलाब से मिंगौरा शहर को हुआ है और अगर हम मिंगौरा शहर के इलाकों का जिक्र करें तो उसमें मकान बाग, मोहल्ला बांग्लादेश, लंडेकस और इसके साथ जो एडजेसेंट इलाके हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। घरों में सैलाबी पानी दाखिल हुआ है, साथ में हुजरों और दुकानों में जब सैलाबी पानी दाखिल हुआ है तो इससे अमलाक को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचा है। सैलाबी पानी ने इन गाड़ियों का क्या हाल कर दिया है, बिल्कुल ये गाड़ियाँ जो है ये उलट गई है और इनको नुकसान पहुंचा है। साथ साथ में अब एक ये खबर भी आई है कि दरियाई स्वात में पानी की बहाव में भी अच्छा खासा इजाफा हो रहा है। ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से तमाम लोग जो कि दरियाई स्वात के किनारे आबाद है उनको एक वार्निंग जारी कर दी गई है कि आप या तो हिफाजती इक़दामात लें या महफूज मकामात तक मुंतकिल हो जाए। दूसरी तरफ कुछ देर पहले ये खबर सामने आई है कि बोलान नदी के सैलाबी रेले से सबरी डैम टूट गया है जिससे 100 से ज़ायद गाँव ज़ेरे आब आ सकते हैं। बलुचिस्तान के इलाके चमन, नसीराबाद और बोलान के हालात मज़ीद ख़राब हो गए हैं। हमें तफसीलात से आगाह किया जी न्यूज़ के नुमाइंदे नूर जमान, जाहिद बलोच और शहाब उमर ने। चमन में आज सबसे बड़ी तबाही सामने आई है जो कि कोजक टाप, बोगरा टाप और मुर्दा टाप कर शदीद तूफ़ानी बारिश का सिलसिला कई घंटों से जारी है। जहाँ जहाँ हम गए थे वहाँ पर इंतज़ामिया अफसरान, लेवीज़ अफसरान तो मुख्तलिफ इलाकों में जा रहे थे, लेकिन रेस्क्यू के लिए उनके पास किसी किस्म के वसाइल नहीं थे, बिल्डोज़र नहीं थे। अब जिस इलाके में मौजूद हूँ यहाँ पर लोगों ने अपनी मदद काम के तहत बिल्डोज़र और ट्रैक्टर्स लाकर जो सैलाबी रेले जिसका रुख मोड़ना है वो अपने आप के तहत वो अपने खर्चे पे कर रहे हैं। खेमे कम पड़ गए, उनके पास खेमे मज़ीद दस्तियाब नहीं है, जबकि इनके पास फूड पैकेजेस भी कम पड़ गए हैं। कहीं भी हमने सूरत-ए-हाल गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं देखा है। रास्ते खोलने के लिए उनके पास कोई मशीनरी नहीं है। इंतज़ामिया को ये मालूम नहीं है कि किसी इलाके में कितने घर डैमेज हुए, कितने लोग, कितने ख़ानदान जो है वो बेघर हो चुके हैं। हालिया बारिशों के बाद सैलाब से तबाह इलाकों नसीराबाद, जाफराबाद और सोबतपुर में सैलाब की सूरत-ए-हाल मज़ीद ख़राब हो गई है। क्या देहात, क्या शहर, हर जगह पानी ही पानी है। ज़िला इंतज़ामिया शहरी इलाकों को बचाने के लिए भागदौड़ तो ज़रूर करे ये, मगर गुज़िश्ता कई रोज़ से सड़कों किनारे हज़ारों सैलाब मुतासरीन बेयारो मददगार पड़े हुए हैं जिनको अभी तक हुकूमत की जानिब से कोई इमदाद नहीं फराम हो सके और वो अपनी मदद आपके तहत बारिशों और सख्त मौसमी हालात के रहमो करम पर पड़े हुए हैं। इस वक्त जो अगर बात की जाए तो बलुचिस्तान के जो अनाज घर और ग्रीन बेल्ट के इलाकों की आवाम है आज खुद दाने दाने को तरस कर सड़कों पर आ गई है। मैं ज़िला बोलान के इलाके मच और फूलपुर के दरमियान हिरक के मकाम पे मौजूद हूँ जहाँ पे आज सुबह हिरक जो रेलवे पुल है वो टूट गया है। मेरे अखब में देख सकते हैं कि जो पुल है तामीर किया गया है, एक तरफ पहाड़ के साथ उसको मुंसलिक किया गया था, इसके पिलर्स बने हुए थे, ताहम जो पहाड़ की तरफ है चूँकि हालिया बारिशें हुई थी ये पुल खस्ताहाली का शिकार था और आज ये गिर गया है। जो रेलवे ट्रैक इसके ऊपर से गुजर रही है वो भी जो है टूट के शिकार हो गए हैं, जिसके बाद से जो क्वेटा से अंदरून मुल्क जाने वाली जो ट्रेन सर्विस है वो मुकम्मल तौर पे मुअत्तल हो गई है। दीजिए अल्लाह।